हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो बेटे शुरुआत कर रहे हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट की, जो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। सर आपने तो टैक्स इंसिडेंस लिख रखा है। अरे भाई, स्कोप ऑफ इनकम और टैक्स इंसिडेंस एक ही बात है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक ही बात, नाम है अलग अलग और क्या है। अच्छा, तो दो यूनिट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। दो यूनिट किस तरह से, एक ए है हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस और बी पार्ट है हमारे पास टैक्स इंसिडेंस। दो पार्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं इसे यूनिट वाइज अगर बांट दूं, ये ए है, फर्स्ट यूनिट है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर निवासीय स्थिति। क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस और निवासीय स्थिति? तो देखिए एक बात समझें, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीजें। अच्छा, ये जानकारी होना भी जरूरी है। चलो आओ मैं बताऊं आपको क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको। ऐसे समझिए, तो बेटे समझो ये इंडिया है और ये यूएसए। इंडिया का यो यूएसए गया और यूएसए जाकर के उसको वहां यूएसए में लॉटरी लग गई। ठीक है, $10,000, $10,000 की इसको यहाँ पे क्या लॉटरी लग गई। अच्छा सर, फिर बेटे डॉलर समेटा और घर ले आया, यानी इंडिया। केस नंबर वन, केस नंबर वन। क्या मैं इसी इसी कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से बोलूं आपको? क्या लेट्स सपोज ये यूएसए, ये इंडिया। हाँ, पर क्या हुआ, यूएसए से जो इंडिया आया और आकर के उसे लॉटरी लग गई इंडिया में। अच्छा सर, कितने की? 50 लाख रुपए बेटा, और यहाँ ले। केस नंबर टू, अब बोलिए क्या दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन पर इंडिया में टैक्स लगेगा? है किस सिचुएशन में? बोलो बोलो, किस सिचुएशन में? यही चीज तो अपने को पढ़नी है रेजिडेंशियल स्टेटस में। आइए, ओके, तो अपन अब ये बात करने जा रहे हैं। यही चीज सीखेंगे अपन कि इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कब टैक्सेबल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपन अपने रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ। आइए रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं जरा। क्या लिखा है रेजिडेंशियल स्टेटस में, सुनेंगे देखिए ध्यान से। और क्या बोल दिया अपने को, सम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। सम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलते हैं अपने को ये, some important explanations. Residential status and citizenship. Residential status and citizenship. Okay, residential status and citizenship. Both are two different concepts. मतलब क्या हुआ सर? दोनों के दोनों अलग 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 अवधारणाएं हैं। सर हम समझे नहीं इस बात को, क्या कहना चाह रहे हो आप? जैसे मैं बताता हूं आपको,
एक चीज, लेट्स सपोज आप कौन हो सर? हम कौन है मतलब? अरे इंडियन हो कि नहीं हो? हाँ हाँ सर, इंडियन तो है, भारतीय तो हैं। अगर आप इंडियन हो तो इसका मतलब सिटीजन तो होना इंडिया के। हाँ सर ये बात तो है, नागरिक तो हैं हम। और मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली यूएसए में काम करने के लिए, और आप 5 साल वहां के लिए चले गए। यहां 5 साल आप इंडिया में आए भी नहीं हो, इंडिया आपने नक्शे में भी नहीं देखा, तो सर, तो क्या आप इंडिया में रहे इन 5 सालों में? नहीं रहे ही नहीं है, तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन, जैसे एक छोटी कंडीशन बताता हूं, अधूरी बात है, अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है। मैं बोलता हूं 182 डेज, क्या 182 दिनों के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में रह जाए तो वो क्या बन जाता है? भारत का निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया। ओहो हो, रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ, लेकिन आप तो 5 साल इंडिया में थे ही नहीं, आप तो यूएसए में थे, तो क्या आप रेजिडेंट हो? नहीं। लेकिन क्या आप सिटीजन हो? हाँ, सिटीजन तो सर हम रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, सिटीजन तो हम रहेंगे। तो इसका मतलब जो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया हो जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन इन इंडिया हो, और जो व्यक्ति सिटीजन इन इंडिया हो वो जरूरी नहीं है कि रेजिडेंट इन इंडिया हो। बोथ आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग बातें हैं, पृथक पृथक अवधारणाएं है। क्या समझे? रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों कहानी अलग है। रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच ईयर। सेपरेटली फॉर ईच ईयर का मतलब क्या हो गया? हर वर्ष के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस अलग 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 ज्ञात करना पड़ेगा। सर अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा मतलब क्या है? अरे यार सिंपल बात है रे। लेट्स सपोज कोई व्यक्ति 2023-24 में इंडिया में रेजिडेंट था, तो आप क्या कह सकते हो कि वो प्रीवियस ईयर 2024-25 में भी इंडिया में रेजिडेंट होगा? और क्या बोल सकते हो कि 2022-23 में भी वो इंडिया में रेजिडेंट होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल तो कैसे, मतलब हम कैसे बता पाएंगे ये बात कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस, इस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस, इस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। हर एक साल के लिए ये कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी, पृथक पृथक होगी, अलग अलग होगी, हर बार अलग। क्लियर है ये बात? चले आगे, आइए। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने अभी भैया, दो बातें, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग हैं, और हर साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेपरेटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो रेजिडेंशियल शुड बी डिटरमाइन फॉर ईच पर्सन सेपरेटली। अब ये क्या बला आ गई भाई? ये क्या बात हो गई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से समझिए। मैं कहता हूं कि कंपनी 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 कौन सी कंपनी है? ये है इंडियन कंपनी। पता है आपको, इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया में रेजिडेंट होती। हाँ सर होती है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई कंपनी विदेश की है, फॉरेन कंपनी है, तो क्या उसमें कोई भी व्यक्ति जो इंडिया को निवेश कर, इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा लगा सकता है? या जो भी इंडियन कंपनी है उसमें जिसने पैसा लगा रखा है, क्या वो भारत छोड़ के नहीं जा सकता? कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप भारत नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आपने इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है, तो आप अगर इंडियन कंपनी रेजिडेंट तो आपको भी रेजिडेंट होना पड़ेगा। ऐसा क्या लिखा है यार? ये जरूरी नहीं है।
तो ये कॉन्सेप्ट ही टोटली क्या है बेटे, बिल्कुल बात अलग है। और अलग है तो क्या बोलेंगे इसको अपन अपन क्या बोलेंगे, सिंपल वर्ड्स में दोबारा से बोलो तो जरा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इंडियन कंपनी रेजिडेंट होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके सारे के सारे शेयर होल्डर भी, सारे के सारे शेयर होल्डर भी रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंट हर पर्सन का स्टेटस आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। एवरी पर्सन, द रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच पर्सन सेपरेटली, हर व्यक्ति के लिए। अगर मैं बोलूं एचयूएफ, तो एचयूएफ अगर रेजिडेंट इन इंडिया है तो जरूरी नहीं है कि उसके सारे मेंबर्स इंडिया में रेजिडेंट हो, नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं फर्म रेजिडेंट इन इंडिया है तो जरूरी नहीं है कि उसके सारे पार्टनर्स भी इंडिया में रेजिडेंट हो। पार्टनर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इंडिविजुअल के बेसिस पे निकालो, इंडिविजुअल असेसी जो है ना अपना इंडिविजुअल पर्सन, उसके बेसिस पे। फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस फर्म के बेसिस पर। और मैं बोलूं कि एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, हर एक पर्सन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड सेपरेटली। एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं रख पाए। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स, TWI। सर ये टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये क्या है, और ये ये जो पानी पानी, ये पानी, तो ये जो इंडिया की बेस लाइन है ना, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्री सीमाएं नापने में किलोमीटर्स का नहीं, नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या फैला हुआ है, इंडिया, जिसे टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स ऑफ इंडिया कहा गया है, समुद्री सीमाएं हैं ये इसकी। सर एनएम क्या होता है, अरे भाई एक एनएम बराबर 1.85 किलोमीटर, एक एनएम बराबर 1.85 किलोमीटर। तो यहां तक इंडिया फैला हुआ है। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1.85 को, अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स आपके पास आएगा, ये अप्रोक्स है ना? अप्रोक्स है। चलें आगे। बोलो बेटे, इंडिया कहां तक फैला हुआ है, एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। 24 आवर्स शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे। ये क्या बात बताई सर आपने नई, कि 24 घंटे एक दिन के बराबर माने जाएंगे। अरे बताएंगे अभी, अभी आपको ये सब बताएंगे कि ये एक्चुअली में मैंने ऐसा क्यों बोला, याद रखना बस। लेकिन इस बात को सर याद क्या रखना है, सबको पता है एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, या 24 घंटे के बराबर एक दिन होता है, इसमें क्या मुश्किल है, बताएंगे अभी क्या मुश्किल है। पढ़ो देखिए जरा क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे पढ़ो ना। सर बोल रहे हैं इफ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल, क्या बोल दिया, एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल यानी आने का समय, निश्चित समय, और क्या बोल दिया, डिपार्चर, यानी एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर आर नॉट अवेलेबल, क्या है, आर नॉट अवेलेबल, इज ठीक है दोनों के लिए बोल रखा है। then both the days of arrival and the day of departure should be considered for the purpose of determination of residential status। क्या बोल दिया मैंने, यदि आने का और जाने का निश्चित समय उपलब्ध नहीं है ना, तो आने का दिन और जाने का दिन दोनों काउंट करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो निवासीय स्थिति की जानकारी, निवासीय स्थिति की गणना करते समय आने का और जाने का
निश्चित समय अगर उपलब्ध नहीं हो तो दोनों दिन काउंट करना बेटे, आने का दिन भी और जाने का दिन। फिर इसमें क्या नई बात है, मतलब कुछ ऐसा है क्या? अरे भाई ऐसे समझो, मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति है जो 25 जून को आया 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 और 2 अगस्त को चला गया गया, तो क्या करोगे? 25 जून को आया, 2 अगस्त को गया, बोलो क्या करोगे? कितने दिन वो इंडिया में रहा? मुझे तो बस डेज कैलकुलेट करके बता दो, बोलो। सर जून जून में 5 दिन, यही गलती कर बैठते हम। 30 में से 25 लेस नहीं करना है यार, समझो, 25 को भी काउंट करना है, क्योंकि टाइम नहीं दिया ना, सिर्फ डेट दी है, तो 25 को भी काउंट करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिन, 30। जून जून के बाद सर जुलाई आएगा, जुलाई में 31 दिन आएंगे, तो जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में कितने दिन आएंगे? जाने का दिन भी काउंट करना है, 2। कितने हो गए? टोटल हो गए सर 63 डेज। अगर आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं करते होते ना, तो यहाँ 63 की बजाय क्या आता था? 62 डेज। लेकिन 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 मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया? आने का और जाने का दोनों निश्चित, दोनों दिन अपने को काउंट करने हैं यहाँ पे। अगर निश्चित समय उपलब्ध नहीं हुआ हो, सर नहीं दिया हुआ हो मतलब समझे नहीं अभी भी हम। अरे भाई अगर वो बोल देता 25 तारीख को रात को 8 बजे आया और 2 अगस्त को 2 अगस्त को सुबह 10 बजे चला गया, तो बोलो क्या करेंगे? तो रात को 8 बजे आया, हाँ, तो एक काम करो, ये यहाँ पे ये दिन अलग से कैलकुलेट करो। मतलब क्या करो? यहाँ पे तो क्या लो, 6 दिन। अच्छा, ओ हो, अपन ने कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ कर दी है यार। अगर टाइम नहीं गिवन था तो यहाँ 6 दिन आने थे भाई। यहाँ कितने दिन आने थे? 6 दिन। और यहाँ पे ये कितने दिन आने थे? जून, जुलाई और अगस्त। 2 तारीख थी ना, मैंने 63 दिन गलत लिख दिए, सॉरी, माय बैड है, मेरी मिस्टेक थी ये। तो 30, 6, 37, 37 और 2, 39 डेज, सॉरी 60 डेज नहीं, सॉरी सॉरी बेटे। चलिए तो चलो आगे। तो क्या जून के 6 दिन, और ये मैं बोलता हूं कि नहीं, 8 बजे का टाइम दिया हुआ है। अगर 8 बजे का टाइम दिया हुआ है तो बेटे फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 दिन लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे 2 दिन की बजाय 1 दिन लेना। तो फिर चेक करो, रात को 8 बजे की बात है ना? हाँ सर, रात के 8 बजे की बात है। 8 बजे की बात है तो 8 से 9, 10, 11, 12, 25 तारीख को तो कितने घंटे रहा ये? 4 घंटे। और यहाँ पे 10 बजे गया है सुबह, तो 12 बजे से, रात को 12 बजे से था ना, तो 12 से 12 यानी 12 घंटे होते हैं, उसमें से 2 कम कर दो तो 10 घंटे। 10 घंटे वो यहाँ रहा, तो टोटल कितने घंटे रहा? 14 घंटे। क्या 24 आवर्स हो गए क्या? नहीं। अगर नहीं हुए ना तो बस फिर यही करेक्ट आंसर। और अगर लेट्स सपोज ये 28 हो जाता तो 24 घंटे से ज्यादा है ना, है, तो फिर यहाँ 1 दिन और जोड़ देते, यानी 39 + 1 कर देते। तो चिंता मत करो यार, अब मैं आपको सिंपल से बोलता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं।
है, आपसे टाइम के बेसिस पे वाला नहीं है, आपसे टाइम के बेसिस पर पूछने वाला नहीं है, नहीं पूछ पाएगा वो, ठीक है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल क्या वो हमारे से टाइम, अरे यार यही कैलकुलेशन करते बैठेंगे क्या अपन, टाइम के बेसिस पे नहीं पूछने वाला, डेज भले ही पूछ ले। चलिए तो बेटे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात चल रही है। आइए, तो मैं आपसे बोलता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल किस बात पे टिका हुआ है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इफ ही satisfied, if he satisfied any one of the basic condition, दो आधारभूत शर्तें हैं, दोनों में से कोई एक शर्त वो क्या कर दे, पूरी कर दे, हाँ हाँ वो ऐसा कर रहा है, यस, हाँ वो एक शर्त पूरी कर देता है, एक शर्त पूरी कर देता है ना, तो फिर वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया बोल देते, नहीं है नहीं, वो दोनों की दोनों दो शर्तें हैं, दो बेसिक कंडीशंस हैं, और वो दोनों की दोनों पूरी नहीं कर पाता, तो दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता, हम क्या कह देंगे, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, अगर वो एक बार क्या बन गया, अगर वो एक बार रेजिडेंट बन गया, तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट इफ ही satisfied both the additional condition, if he satisfied both the additional condition, ठीक है, अगर वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर देता है, तो फिर क्या होगा, यस, टू सो, तो बेटे उसे बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। नहीं है, वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता, या दो में से कोई एक पूरी करता है एक पूरी नहीं करता, तो फिर वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन,
आई के पास में क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। बेसिक कंडीशंस, इसकी बात चल रही है। बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्तें। अगर दो दो दे रखी है, दोनों में से कोई एक पूरी हो जाती है, हाँ हो जाती है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया। नहीं, दोनों की दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। यानी यानी तो बोलेंगे भारत में निवास। और ये क्या है, भारत में है निवास। इफ ही सेटिस्फाइड बोथ दी एडिशनल कंडीशंस। सर ये एडिशनल कंडीशंस किसको कहते हैं? ये एडिशनल कंडीशंस सिंपल है, इसको बोलेंगे अतिरिक्त अतिरिक्त शर्तें। दो हैं एडिशनल कंडीशन, दोनों की दोनों पूरी हो जाए, हाँ हाँ वो पूरी कर देता है, तो हम उसे कह देंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है साधारण निवासी। क्या बोलोगे आप इसे? भारत में साधारण और अगर इधर बात करूं तो दो एडिशनल कंडीशन या तो दोनों ही पूरी नहीं करे, दोनों में से कोई एक करे, एक पूरी नहीं करे, तो फिर उसे क्या कह देंगे? भारत में असाधारण, भारत में असाधारण निवासी। आई क्या बात समझ में? सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल विंपल तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि बेसिक कंडीशंस क्या होंगी और एडिशनल कंडीशंस क्या होगी। चलो आओ चर्चा करते हैं इन्हीं के ऊपर ही कि बेसिक कंडीशन किसको कहते हैं और एडिशनल कंडीशन किसको कहते हैं। मैं एक रिवीजन देता हूं, पहले आपको समझाता हूं, रिवीजन तो क्या बोलूं जब समझाया ही नहीं। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और फिर बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या होता है। सर बोलो क्या? जैसे बेसिक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, बेसिक कंडीशंस यानी आधारभूत शर्तें। तो आधारभूत शर्तें क्या होती है? आधारभूत शर्तों में सबसे पहली कंडीशन लिख करके दी है, ही इज इन इंडिया फॉर 180 days और मोर ड्यूरिंग दी रेलेवेंट। प्रीवियस ईयर तो तुम समझ ही गए हो ना यार, इसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। He is in India for 182 days or more during the relevant previous year। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? कि अब इसके क्या लिखा हुआ है? और इज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड तथा एवं साथ में प्लस एक और कंडीशन है, ही इज, या इज मत बोलो इसको, वर्ड इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग दी ड्यूरिंग दी लास्ट
4 previous years immediately preceding the relevant। सर क्या बोल दिया ये आपने, क्या हमारे को तो। तो बेटे आओ मैं समझाता हूँ, देखें क्या बोलना चाहे। ही इज इन इंडिया, वो भारत में रहा हो। कब की बात कर रहे हैं? रेलेवेंट की बात कर रहे हैं। रेलेवेंट मतलब समझते हो क्या? रेलेवेंट मतलब समझ रहे हो क्या? रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है संबंधित गत वर्ष, यानी जिस साल का तुम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो ना, जिस 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 का स्टेटस निकाल रहे हो, उस साल में वो या तो 182 डेज और उससे ज्यादा रह जाए, 182 डेज और उससे ज्यादा रह जाए, और ही इज इन इंडिया। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई हो तो ये वाली शर्त पूरी करनी है। लेकिन बेटे ये अकेली नहीं है, ये दोनों शर्तें जुड़ेगी, दोनों एक साथ चेक करनी है। दोनों अगर एक साथ सेटिस्फाइड हो जाए तो उसे रेजिडेंट कहना। सर दोनों में क्या है? ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो ना, उस साल में 60 डेज और मोर रहना चाहिए, और साथ ही साथ प्लस तथा एवं he हैज बीन का मतलब पुरानी बात कर रहा है। he has been in India for 365 days और मोर, 365 या उससे ज्यादा दिनों के लिए वो इंडिया में रहा हो। कब? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस। यानी जिस साल का तुम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो ना, वो रेलेवेंट प्रीवियस हुआ, संबंधित गत वर्ष। जिस साल का तुम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उस साल को तो छोड़ दो, ठीक पिछले वाले 4 साल में 365 या उससे ज्यादा, 365 या उससे ज्यादा दिनों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस वो रहा हो, भारत में रहा हो, तो उसको कहेंगे रेजिडेंट। रेजिडेंट भारत में। ठीक है भाई। अच्छा आओ पढ़ते हैं, देखें जरा इसको पहले अपन कि क्या बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ हिज बेसिक ऑफ द बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, तो ही विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया। तो भारत में क्या कह देंगे? हैं बोलो ना, रेजिडेंट। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, तो फिर उसे क्या कह देंगे? तो सर फिर उसे कह देंगे ऑन रेजिडेंट। बेसिक शर्त पे टिका हुआ है सब कुछ, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करी, रेजिडेंट नहीं करी, नहीं नहीं करी, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। चलो आगे, ये मैंने आपको सारी बात बता दी। क्या बोल रहे हैं? इफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइड दी बोथ दी एडिशनल कंडीशंस, क्या बोल रहे हैं? पहली बात बोथ, दूसरी बात क्या? एडिशनल कंडीशंस, then he will be considered as a resident and ordinarily resident in India, resident and ordinarily resident in India। तो उसको रेजिडेंट तो बन चुका वो, क्योंकि वो बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ही चुका है। अब उसने एडिशनल कंडीशन करी तो रेजिडेंट तो है प्लस, लेकिन कैसा रेजिडेंट है भाई? ऑर्डिनरी। आती के बाद समझ? नहीं 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 सर, नहीं, वो है ना दोनों की दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है, दोनों एडिशनल पूरी करी, या दो में से एक कर दी एक नहीं करी। अरे भाई हमको तो दोनों से दोनों पूरी होनी, सर नहीं हो रही तो क्या करें क्या? अरे भाई सिंपल, रेजिडेंट तो वो बन चुका था, लेकिन अब कैसा बनेगा? नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। समझ गए क्या? तो ऊपर वाला रेजिडेंट बन जाएगा अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी, नहीं कर पाए तो फिर वो क्या है? वो फिर नॉट ऑर्डिनरी है, भारत में असाधारण निवासी कहलाए।
असाधारण निवासी, असाधारण। आइए बेसिक कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन क्या बोल रहे हैं अपने को? फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलो बेटे। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो अपने को? सर फर्स्ट बोल रहे हैं ही इज इन और 182 डेज और मोर। एग्जैक्ट 182 भी हो जाएगा तो भी ये उससे ज्यादा। ड्यूरिंग दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट का मतलब जिस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैलकुलेट, ठीक है, तो वो भारत में 182 या उससे ज्यादा दिनों के लिए रहा हो। यस, 182 या उससे ज्यादा दिनों। चलते आगे, बोल रहे हैं अब अपने को ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। अगर पहली वाली ये वाली शर्त पूरी नहीं हो पाई तो और अथवा क्या, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। यहां पे कितना था? 182 डेज। यहां पे कितना है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस एंड तथा एवं he has been in India for 365 days or more। 365 और उससे ज्यादा के लिए वो इंडिया में रहा हो। सर कब? टाइम में लास्ट 4 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी रेलेवेंट। जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे उससे ठीक पूर्व के 4 गत वर्षों में वो भारत में 365 या उससे ज्यादा दिनों के लिए अगर रहा हो तो क्या सर? अगर पहली नहीं पूरी करी तो सेकंड पूरी करा, सेकंड पूरी कर दी तो भी रेजिडेंट है, नहीं करी तो फर्स्ट भी नहीं करी सेकंड भी नहीं करी दोनों नहीं करी तो फिर भैया फिर वो क्या कहलाएगा? तो फिर वो क्या कहलाएगा सर? फिर वो तो अनिवासी ही कहलाएगा, भारत में नॉन रेजिडेंट मान। चलो भाई आगे आ जाइए, आगे की बात करते हैं। देखें जरा अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो क्या है? वो क्या बोल रहे हैं अपने को कि एडिशनल कंडीशंस, अतिरिक्त शर्तें। अगर अतिरिक्त शर्तों के ऊपर बात करूं मैं तो सुनना ध्यान से बेटे, दो हैं ये, दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। तथा एवं, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? पहली कंडीशन, he has been resident in India for at least 2 previous years out of 10। पिछले 10 गत वर्षों में 10 से किन 2 वर्षों में वो क्या रहा हो? वो रहा होना चाहिए रेजिडेंट, रेजिडेंट होना चाहिए। समझ गए क्या बात को? तो ही मस्ट बी रेजिडेंट। सर रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब हो गया बेटे पिछले 2 सालों में, है ना? 10 तो लास्ट 10 की बात कर रहे हैं। 10 में से 2 प्रीवियस ईयर्स, 10 में से 2 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। हाँ, तो रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी एक अगर क्या हो जाए? पूरी हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, फुलफिल हो जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा? तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिर सर कुछ भी नहीं, रेजिडेंट तो बन जाएगा इन 2 सालों में, तो वो पहली वाली कंडीशन पूरी कर पाएगा। यानी मैं अगर और भी आसान शब्दों में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं और भी आसान शब्दों में? कि 10 में से इन्हीं 2 सालों में 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन उसने
पूरी करी हो। अगर हाँ पूरी करी तो फिर आगे सेकंड वाली चेक करना, नहीं पूरी करी तो फिर यहीं ड्रॉप कर देना, आगे सेकंड वाली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है भाई। क्या बोल रहे हैं? सेकंड, he has been in India for 730 days, 730 दिन या उससे ज्यादा दिनों। he has been in India for 730 days or more during last 7 previous years immediately preceding the relevant period। क्या बोल दिया मैंने? he has been in India, वो भारत में रहा हो 730 या उससे ज्यादा दिनों के लिए पिछले 7 साल में। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया? जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उस साल को छोड़ो और उससे ठीक पिछले वाले 7 सालों की बात करो। तो उससे ठीक पिछले वाले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में। बेटे बात समझ में कि दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो गई तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारण निवासी, और अगर दोनों में से कोई एक ही हुई या दोनों ही नहीं हो पाई तो असाधारण। सर क्या हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट होता है? नहीं बेटे, ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात थी। अभी तो एच वे फर्म कंपनी इनके लिए भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो वो 7 लोग जो हमने पढ़े थे उन 7 के लिए? हाँ उन 7 की ही बात कर, उन 7 की ही बात है ना। अच्छा सर, तो हर एक के लिए अपन पढ़ेंगे तो सर अभी इसका मतलब इंडिविजुअल खत्म हुआ क्या? नहीं बेटे, इंडिविजुअल ही सबसे बड़ा है। लगभग 2 से 3 क्लासेस इसी के रेस्पेक्ट में लग जाएगी आपके, सिर्फ इसी चीज को डिस्कस। फिर इतना भी क्या बात है भाई, एक दिन तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर अभी और कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस बाकी हैं, तब जाकर के ये खत्म हो। अराउंड 2 से 3 क्लासेस लग जाती हैं इसकी, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मुझे आपको इसको समझाना है, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशनल क्वेश्चंस केस बनाकर। तो आओ एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्विकली रिवाइज करता हूं अगर मैं आज के इस लेक्चर के रिस्पेक्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दी एडिशनल कंडीशंस, कुछ और बातें हैं, कुछ और सिचुएशंस हैं बेसिकली, और कुछ केसेस हैं, एंड देन आफ्टर फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ना क्विक रिवाइज करें एक बार फटाफट से प्लीज। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, आप बैठ करके उधर दोहरा नहीं रहे हो, बहुत बड़ी कंप्लेंट आ रही है आप लोगों की। कैमरे के उधर बैठ तो जाते हो तुम लोग, बस देखते रहते हो और बस दोहराते हो नहीं, मेरे साथ साथ बोलते हो नहीं। मैं कितना बोलता रहूंगा यार, तुम्हारे को भी रिवाइज करना पड़ेगा वहां। चलो तो मेरे साथ साथ बोलना। मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस की। बेटे एक बात बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशंस के ऊपर बात करूं, कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करूं, तो पहला क्या बोला था? रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों क्या है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हर पर्सन के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस होगा भैया हर किसी के लिए। तीसरी बात बोली, हर एक साल के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकालना पड़ेगा। 22, 23, 23, 24, 24, हर साल के लिए अलग निकालो। अच्छा सर, फिर उसके अलावा था कि 24 आवर्स को एक दिन के बराबर मानना, एंड इफ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिपार्चर नॉट अवेलेबल। सर आने का और जाने का दोनों टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे में आने का दिन और जाने का दिन दोनों काउंट कर। क्लियर बात? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर आए तो इतनी सी बात है, इफ दो कंडीशन दे रखी हैं, दो बेसिक कंडीशन, इफ एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो फिर वो क्या बन जाएगा सर? तो फिर तो वो बन जाएगा हमारे लिए रेजिडेंट इन इंडिया। वेरी गुड सर। अगर फर्स्ट नहीं पूरी कर पाता है तो फिर सेकंड चेक कराओ। सर ये है क्या फर्स्ट और सेकंड? पहली कंडीशन तो कहता है 182 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो, जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उस साल के अंदर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलते हैं उसको, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 180 डेज और मोर रहा हो। ठीक है, तो सर नहीं, नहीं रह रहा वो, तो कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन भी तो है हमारे पास। सेकंड क्या बोलता है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 60 और मोर रेलेवेंट में होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो प्लस 365 डेज पिछले 4 सालों में होनी चाहिए। ये भी हो गई तो रेजिडेंट इन इंडिया बन गया। तो फिर एडिशनल कंडीशन का टेस्ट पास करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन दो हैं, दोनों की दोनों पूरी करेंगे तो ऑर्डिनरीली, नहीं तो फिर नॉट ऑर्डिनरीली। सर दो कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है कि 10 में से 2 साल रेजिडेंट रहा हो,
10 में से 10 पिछले 10 में से किन्हीं 2 सालों में वो रेजिडेंट इन इंडिया रहा हो, यानी मैं अपने आसान शब्दों में क्या बोलता हूं इसको, पिछले 10 में से किन्हीं 2 सालों में दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और प्लस पिछले 7 सालों में 730 दिन और ज्यादा, तो फिर वो भारत का साधारण निवासी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नहीं तो फिर नॉट ऑर्डिनरी। एक खास बात और चर्चा करने की कि अगर वो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्लियर है बात? तो बेटे हमने आज यहां तक का लेक्चर कंप्लीट किया है, इससे आगे की हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, देन आफ्टर आगे के क्वेश्चंस और कंडीशन। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।